हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप लोग? होप तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आज जैसे कि आप लोगों ने बोला कि फिजिक्स क्लास का गाना करिए, बायोलॉजी कम करिए, तो कोई नहीं, फिजिक्स की भी उतनी रहेगी, बायोलॉजी की भी उतनी रहेगी। ठीक है, सारा चीज आपके हिसाब से तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से भी होगा ना। तो फिजिक्स की भी क्लास आएगी, बायोलॉजी की क्लास भी आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, सबका सिलेबस फिनिश होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, एक चीज और मुझे बोलनी थी कि यार जब फिजिक्स की क्लास चलती है तो उसमें बोलते हैं सर मैथ की क्लास कब होगी, रीजनिंग क्लास कब होगी। यार जो पढ़ाया जा रहा है पहले भाई वो तो पढ़ लो आप लोग, है ना। तो अब बार बार उस चीज को बोलता हूँ मैं, तो प्लीज थोड़ा सा हम लोग के साथ मतलब एडजस्ट कीजिए। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमें पता है, बट धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो जिस वजह से क्लास डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। ठीक है, कोई जान मुझे क्लास को लेट नहीं करता यार, है ना। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए दैट जनरल साइंस की फिजिक्स की एडवाइजरी क्लास चल रही है स्पीड अप एजुकेशन पे। आई नो कि फिजिक्स में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है हम लोगों को, कुछ ज्यादा क्लास हो गई, लगभग 22-23 लेक्चर हो चुके हैं। इतने में तो फिजिक्स खत्म हो जानी चाहिए, बट आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, चीजों को बता भी रहा हूँ कि उसके पीछे कारण क्या है। तो नो डाउट उसके लिए टाइम तो लगना ही लगना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 5-6 घंटे में खत्म कर दो फिजिक्स, 5-6 घंटे में केमिस्ट्री खत्म कर दो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ कि इतना अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम अगर आपकी फिजिक्स आती है, देयर विल नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन जो आपसे स्किप होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और फिर जब हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे फाइनली, या जब हम लोग कंबाइंड एक तरह से उसका कंबाइंड स्टडी करेंगे पूरे सिलेबस की, तो आप लोग गो थ्रू हो जाएंगे सारी चीजों की, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे हम लोग आखिरी में और रिवीजन करेंगे सारा, जब लास्ट एग्जाम का टाइम बचेगा तब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ। तो लास्ट, जैसा कि आपको पता है, क्लास से पहले क्या होता है, डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो डेली एमसीक्यू चैलेंज में आज का लास्ट क्लास का सवाल था, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, और इसका सही जवाब है इंडक्शन। क्या जवाब इसका? सही जवाब इंडक्शन। काफी सारे लोगों ने आंसर किया। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है, बट काफी सारे बच्चों ने आई डोंट नो गूगल देख के किया है, वो लोग जानते हैं, बट दैट्स फील ग्रेट। जब आप लोग आंसर करते हो, आप लोग बताते हो कि क्लास का रिस्पॉन्स क्या रहा, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। तो जैसे मैं नाम लेता हूँ उन लोगों के, तो उन लोगों के नाम है रजत अग्रवाल, योगेंद्र कुमार, नैना सीएम, रूपांजलि नियोग, मुरली कालवा, सुरेंद्र राठौर, मोनिका सैनी, कविता एस, विनोद रायखोला, मोहित गुप्ता, संतोष, शुभम, एपी मुंडे, रुक्मणी वर्मा, दीपक कुमार एंड जो भी हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू उनके नाम लेने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ, आज का डेली एमसीक्यू चैलेंज लेके। ठीक है, तो आज का डेली एमसीक्यू चैलेंज है, वो भी कुछ थोड़ा हटके है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप लोग इसके साथ भी कुछ और पढ़ते रहे। सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, विच device is used to convert AC to DC? Which device is used to convert AC to DC? या कह लो अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका रेक्टिफायर, दूसरा ऑप्शन है आपका एम्पलीफायर। सुना हुआ है एम्पलीफायर का गाना इमरान खान का, तेरा एम्पलीफायर, तो वो वाला एम्पलीफायर नहीं है, दूसरा वाला एम्पलीफायर है। ठीक है, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, अमीटर या मल्टीमीटर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट। जल्दी से बताइए कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है। तो जैसा कि आपको पता है, इसका सही जवाब है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। इतनी बात समझ में आई? चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। ठीक है, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में
कि इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने देख लिया था कि जब किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, उसके लिए हमें जो कार्य करना पड़े वो कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इतना पढ़ लिया हमने, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, आज पढ़ते हैं इसी के आगे हम लोग कुछ चीजें। ठीक है, कुछ चीजें मतलब पहली चीज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले देख लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से तात्पर्य यह है कि जब कोई चार्ज जिस रीजन में रखा हुआ होता है और उसके सराउंडिंग में या उसके नेबरहुड में जो फील्ड होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, द रीजन इन द नाइबरहुड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द रीजन इन द नाइबरहुड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब जो उसका प्रभाव है उसको महसूस किया जा सके, है ना। तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज रखा होगा तो अगर उसका प्रभाव क्या देखना होगा, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट होगा, कब होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लिख लीजिए इसको, द रीजन इन द नेबरहुड ऑफ एन, द रीजन इन द नेबरहुड of an electric charge where its influence can be experienced by it's called electric field। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। देखो हमने कल पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आया था, और V को हमने क्या लिखा था, ईडी लिखा था, नहीं लिखा था। तो यहां से अगर हम देखें तो बता सकते हैं हम कि इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट पर मीटर। अगर मैं कहूं कहां से आई वोल्ट पर मीटर, तो आप कहोगे सर वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका इक्वल टू dV अपॉन dr। और अगर बात करें एक और यूनिट की, तो होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और जब बोला जाता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है और उस पर जो फोर्स लगा होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि जो पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फिर उस टाइम पे वो जो फोर्स फील करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका F इक्वल टू E इंटू क्यू। F इक्वल टू E इंटू क्यू। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और क्यू की कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। कितनी बात समझ में आ रही है, मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाली यूनिट यहां से आई, ये वाली यूनिट यहां से आई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पूछ लिया है अगर कभी ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। एक लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन ए चार्ज बॉडी। कि अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्कोप is a device which is used to determine the kind of
determine the kind of electricity present in the charged body। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। आपका एक तरह से डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए आपका किसी भी चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। एक और है आपका रिपल्सन। रिपल्सन इज ए सुपर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन को करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन इज ए सुपर, एक पॉइंट बना के और लिखिए, रिपल्सन इज ए सुपर टेस्ट, रिपल्सन इज ए सुपर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या है? ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट सीखी हमने, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। फिर मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पता करते हैं। और फिर रिपल्सन एक तरह का टेस्ट है जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज की तरफ। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। तो हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ, फिर बढ़ते हैं हम लोग ओम्स लॉ की तरफ। तो पहले लिख लीजिए आप लोग डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। सिंपल एक लाइन में इधर लिखिए डीसी और इधर लिखिए एसी, ठीक है। अगर बात की जाए डायरेक्ट करंट की, तो द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी ना करे वो क्या कहलाता है? डीसी। कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिए द करंट हुज मैग्नीट्यूड, तो उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, द करंट whose magnitude do not change, the current whose magnitude and direction, सॉरी दोनों चीजें लिखनी है आपको। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओम्स लॉ को, द करंट whose magnitude and, करंट से याद आ गया, करंट ही लिख दिया मैंने, सॉरी, whose magnitude and direction do not change with respect to time। with respect to लिखा है, with respect to time is known as direct current, ठीक है। the various resources of direct current are, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो डायरेक्ट करंट के वेरियस रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट क्या हो जाएगा? द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम एंड पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। लिखिए पहले, the current whose magnitude changes with time and periodically change in its डायरेक्शन।
पीरियोडिकली में क्या होगा, मतलब थोड़ी देर के पश्चात उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। उसका एग्जांपल जल्दी बताइए। अरे सेल्स हो गए, बैटरी हो गई, तो ये आपके क्या होता है, डायनेमो हो गया। ये आपके एग्जांपल किसके हैं, डीसी के। सेल्स, बैटरी एंड डायनेमो। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है आपका इट प्रोड्यूस बाय डायनेमो। ठीक है, ये डायनेमो, ये डीसी डायनेमो है आपका, ये एसी डायनेमो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि कुछ सिंबल्स यूज होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में, कि जब हम लोग सर्किट डायग्राम की स्टडी करेंगे ना, तो कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। या छोड़े बाद में सिंबल्स देखते हैं, हम लोग सीधा ओम्स लॉ को पढ़ते हैं पहले। ओम्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक चीज बताओ, टू फ्लो इलेक्ट्रॉन व्हाट वी नीड, टू फ्लो इलेक्ट्रॉन व्हाट वी नीड अ कंडक्टर। सपोज वी टेकन अ कंडक्टर, राइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने कंडक्टर लिया। अब अगर उस कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, तो उसके लिए चार्ज फ्लो करेंगे, तो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अब बात आती है कि टू मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करना है। टू मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर व्हाट वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई कल पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, आई थिंक विभवांतर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस किससे जनरेट होता है दोस्तों, सेल्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स हमें चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, एक हमने इलेक्ट्रिक सेल लगाई इधर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक सेल लगाई, तो इलेक्ट्रिक सेल लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा इससे, तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, और मैंने इसको भी इससे जोड़ दिया। ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा नेगेटिव चार्ज। यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि अगर करंट का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, करंट का फ्लो क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डीबी अपॉन डीआर, अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पता करनी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करती है। इतना तो आप लोगों ने कल सीखा था। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और करंट का फ्लो किसकी तरफ हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ होगा, करंट क्या हो जाएगा आपका इस तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो करंट आपका आई ये फ्लो हो जाएगा ऐसे। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगा कुछ ऐसे, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। If we talk theoretically, the direction of flow of positive charge gives the direction of current, but in actual theoretical charge do not flow. What flow? Flow the negative charge, that is electron flow, and the direction in which electron flow just opposite to the direction of electron current flow.
राइट। इतनी चीज आप लोगों ने सीख ली थी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब जब इसके अंदर करंट फ्लो हो गया है, तो करंट फ्लो हो गया, अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है और एक करंट फ्लो हो चुका है। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है और एक करंट जनरेट हो चुका है। अब क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका करंट भी चेंज होता है। ठीक है, as well as we change in the potential difference, then similarly the way of potential difference current is also changes, right? If we make changes in potential difference, what happen, current is also changes when we do experiment on taking a conductor and connect a electric cell to it. Okay, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक सेल। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हो वैसे वैसे आपका करंट में डिफरेंस आता है, बट फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ भी इसमें और फर्क पड़ेगा चीजों का, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है और प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। तो ये ओम्स लॉ का डिसएडवांटेज है कि जो ओम्स लॉ आपका लागू होता है वो फॉर स्मॉल करंट के लिए लागू होता है। अगर छोटा सा करंट है आपका, स्मॉल करंट, तो उसके लिए आपका वैलिड है। इट विल गिव यू अ लीनियर ग्राफ, इट विल गिव यू अ लीनियर ग्राफ व्हेन यू विल ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, you will get a linear graph, right? और एक तरह से आप इतनी बात तो समझ गए। ठीक है, जब इस कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, और आर इक्वल टू होता है आपका V अपॉन आई। आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई, और आर की यूनिट होती है आपकी ओम। क्या होती है यूनिट, क्या होगी इसकी, ओम, और जैसे हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अब ओम क्यों इसकी यूनिट हुई, क्योंकि एक जर्मन फिजिशियन थे, उनका नाम है आपका जॉर्ज साइमन ओम। उनकी रिमेम्बरेंस में, उनकी मेमोरी में हम लोगों ने नाम रख दिया इसकी यूनिट का ओम। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ जर्मन फिजिक्स, मतलब जर्मन फिजिशियन कह लो, फिजिशियन या साइंटिस्ट कह लो, SICIAN, फिजिशियन, जर्मन फिजिशियन। क्या बोला मैंने, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम। यहां तक बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप लोग, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि लिखिए इन ए कंडक्टर, कंडक्टर की बात हो रही है, इन ए कंडक्टर ऑफ ऑल एक्सटर्नल, इफ इन ए कंडक्टर इफ ऑल एक्सटर्नल एजेंसीज दैट इज आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, कह सकते हो एक्सटर्नल एजेंसी तो इन ए कंडक्टर इफ ऑल physical conditions like pressure and temperature kept constant, then potential difference is directly proportional to its current. Then potential difference is directly proportional to current applied across it या across it। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए इसको, यहां इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए आप लोग, स्टेटमेंट लिखिए इन ए कंडक्टर, ठीक है, इफ ऑल फिजिकल कंडीशन like
pressure and temperature are kept constant, ठीक है, are kept constant, then current is directly proportional, then current is directly proportional to potential difference applied across it। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां से आपको एक नया टर्म मिल रहा होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या मिल रहा होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है आपका? अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस क्या है आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग एक पाइप के अंदर पानी फ्लो करते हैं, एक पाइप के अंदर पानी फ्लो कराते हैं, या जैसे हमारे घरों के अंदर पानी आता है पाइप के थ्रू से, तो उसमें क्या होता है, पाइप पानी फ्लो करता है, लेकिन पानी फ्लो जैसे जितनी रफ्तार से फ्लो करेगा उसके लिए क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, पानी जितना फ्लो करेगा जितना ज्यादा प्रेशर होगा, और प्रेशर अगर कम होगा तो पानी उतना ही कम फ्लो करेगा। बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी वायर के अंदर चार्ज उतनी तेजी से फ्लो करेगा जब रेजिस्टेंस आपका उतना ही कम है। रेजिस्टेंस उतना कम है, क्योंकि पाइप के अंदर अगर पानी फ्लो कर रहा है तो जो क्या होता है, पाइप जिस मटेरियल का बना होता है वो भी उस रेजिस्टेंस वो भी रोकने की कोशिश करता है उस पानी के फ्लो को। ऐसे जब करंट जब आपका चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करने के बाद टाइम पे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या हुआ आपका, अपोजिशन हुआ। ठीक है, अपोजिशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन को वो रोक रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, अपोजिशन ऑफ मोशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपकी करंट कम होगी। बात है ना सही? देखो V इक्वल टू आई आर, अभी आपने पढ़ा V अपॉन आई इक्वल टू आर पढ़ा है। तो अगर जैसे जैसे आपका करंट कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट आपका कम होगा, और करंट कम होगा तो करंट क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे तो अगर किसी भी मेटेरियल के अंदर जैसे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो उनका जो फ्लो है वो कम हो रहा है, उनका फ्लो क्या है, कम हो रहा है। यानी कि पहले अगर वो इस रफ्तार से दौड़ पा रहे थे तो अब वो बहुत ही धीमे रफ्तार से दौड़ पा रहे हैं। या कह सकते हो कि पहले जो कोलिजन हो रहा था वो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा था, लेकिन अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उनका कोलिजन कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस होता क्या है, लिख लीजिए इस चीज को, रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देख रहे थे, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a conductor is the property by virtue of which by virtue of which it opposes the flow of current through it. It opposes the flow of current through it.
ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप बता सकते हो सिंपली कि अपोजिशन ऑफ मोशन। अपोजिशन ऑफ मोशन क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को अगर लिखा जाए अपोजिशन ऑफ मोशन, अपोजिशन ऑफ मोशन, और मोशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और कह सकते हो, और क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर बात की जाए, सपोज वी आर गोइंग ऑन अ रोड, राइट, वी आर गोइंग ऑन अ रोड, और अगर आपके रास्ते में नंबर ऑफ कोलिजन ऐड हो जाए, यानी कि ये आपसे टकराए, फिर ये लोग एक आदमी टकराए, फिर दूसरा आदमी टकराए, फिर तीसरा आदमी टकराए, फिर चौथा आदमी टकराए, तो उससे क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपका फ्लो है, यानी कि जो ऐसी इसमें होता है जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसी आपकी क्या होगी, अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि आप पहले 60 की स्पीड चल रहे थे, आप टकराए, तो टकराने के बाद क्या होगा, फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, फिर जाओगे, फिर टकरा जाओगे, फिर से स्टार्ट करोगे, है ना। तो ये क्या है, आपके अपोजिशन में आपके जो मोशन हो रहा है उसका अपोज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे को नंबर ऑफ कोलिजन्स मिलते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर चार्जेस आपका फ्लो कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, या वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में इलेक्ट्रिक वायर में, तब क्या होता है कि उसमें जब रेजिस्टेंस, उसकी एक प्रॉपर्टी है आपकी मटेरियल की, बताऊंगा अभी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, अपोजिशन ऑफ मोशन होगा, अपोजिशन मोशन के बाद नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले 10 कोलिजन्स पे निकल जा रहा था, 10 कोलिजन्स करके फ्लो हो जा रहा था, अब वही इलेक्ट्रॉन यानी कि वही चार्जर 50 कोलिजन्स स्ट्राइक करने के बाद निकलेगा, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले जितनी जल्दी निकल जा रहा था, अब उतनी देरी से निकलेगा। तो जितनी देरी से निकलेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, रेट ऑफ, पहले हमने क्या बोला था कि करंट क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले बहुत तेजी से निकल जा रहा था, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो करंट आपका कम हो जाएगा फ्लो। करंट वही बता रहा हूं, करंट कम हो जाएगा तो आपका अपोजिशन ऑफ मोशन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं। आगे बात करें, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर हम कोई पूछता है आपसे 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या है, तो लिख लीजिए 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, 1 ओम is the resistance of conductor, ठीक है। जैसे अगर 1 ओम की बात की रहे हैं तो R इक्वल टू क्या है, V अपॉन आई, वहां के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, और चार्ज कितना हो जाएगा 1, तो 1 ओम वही होगा। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन विच करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट is 1 volt, ठीक है। तो 1 ohm is the resistance of a conductor, ठीक है, in which current flowing is 1 ampere and potential difference is 1 volt across it। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत भी हो किसी को? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिट नहीं, डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने उसी टाइम पे डायमेंशंस क्यों नहीं पढ़ी थी सारी की सारी। मैंने बोला था बाद में हम लोग सबको कंबाइन पढ़ेंगे इकट्ठा, लेकिन पहले जानेंगे अलग अलग कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, R इक्वल टू क्या होता है आपका, V अपॉन आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और V इक्वल टू आपने कल ही पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W अपॉन Q। अभी आपने पढ़ा था Q क्या होता है, I इंटू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल टू क्या था, I इंटू T। अरे भाई, ये पढ़ा नहीं था आपने कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इक्वल टू Q अपॉन Q, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T, तो W इंटू I ऑलरेडी एक I है तो इसको I स्क्वायर मान लो,
इंटू टी। वर्क यूनिट क्या होती है दोस्तों? वर्क क्या बोलते हैं हम लोग? जूल। अरे जूल ही तो बोलते हैं। और जूल, अरे वर्क कैसे मान लो? वर्क इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक। ये क्या होगा? करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, एम्पियर का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है? सेकंड। एमएलटी फॉर्म लिखनी है बस आपको, ठीक है। एमएलटी फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यूटन की यूनिट क्या होती है? एमएलटी माइनस 2। 1 मीटर और लगा है तो इंटू एल। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू नीचे आपका टाइम से डिवाइड है। कोई दिक्कत नहीं। यूनिट क्या बन गई जाके आपकी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी माइनस 2 और ए की पावर माइनस 2, ए की पावर माइनस 2। एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 2। एम एल 2 टी माइनस 1 हो जाएगा, टी माइनस 1 और ए माइनस 2। कोई दिक्कत? यूनिट में एम एल 2 टी माइनस 1 ए माइनस 2। समझ में भी आ गई होगी कि कैसे निकली आपकी यूनिट रेजिस्टेंस की। कोई दिक्कत? डायमेंशन कैसे निकली? आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? तो लिखिए अगली हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखिए अगली हेडिंग, फैक्टर्स affecting the resistance। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आपके रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कभी एक वायर ली जिसकी लेंथ हमने ली है एल, ठीक है, वायर हमने क्या ली है एल, और अगर मैंने इस लेंथ को डबल कर दिया, इस लेंथ को हमने डबल कर दिया यानी कि 12 कर दिया, और इसका एरिया भी क्या कर दिया, अब इसकी थिकनेस भी मैंने बढ़ा दी तो इसका एरिया भी क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो जब हम ऐसी वायर पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, यानी कि अपोजिशन ऑफ मोशन उतना ही ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर जितनी ज्यादा लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी छोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? तो इसीलिए कहते हैं कि जब 11,000 वोल्ट की लाइन आती है ना आपके घर तक, 11,000 वोल्ट की पावर प्लांट सप्लाई होती है, वो आपके घर तक आते आते 220 वोल्ट तक रह जाती है। ठीक है, मतलब वो कम भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रेजिस्टेंस खा जाता है, लेकिन हाँ बहुत सारा अमाउंट आपका रेजिस्टेंस में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो हम देखते हैं कि मैंने क्या बताया, हम रिजल्ट कंडक्ट करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग प्रभाव करता है, और जो एरिया होता है रेसिप्रोकल में, एरिया रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में काम करता है। जब इन दोनों को हमने कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे क्या होता है, R इक्वल टू एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तभी आता है जब हम लोग एक यूनिट की बात कर लेते हैं, कभी कभी एक यूनिट की, जैसे स्पेसिफिक हीट, राइट, तो स्पेसिफिक हीट की बात कर ले वहां भी एक यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तभी देखते हैं हम लोग उस चीज को। तो रो को हमने क्या बोला, रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होगा आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब हम लोग लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो लिख लीजिए, इफ
इफ अ यूनिट लेंथ, इफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, इफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ and its area is unit, its area is unit, then resistivity, then जो resistivity होती है वो क्या होती है आपकी specific resistance कहलाती है। then जो resistivity is स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या कह लो कि R इक्वल टू रो हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो उस टाइम पे, या रेजिस्टिविटी कह लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों बातें सेम ही है कि जब आपकी यूनिट लेंथ हो जाती है और यूनिट एरिया हो जाता है तो आपका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। जब आपकी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया होगी तो आपका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी यूनिट देखते हैं। पहले यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, आर की यूनिट ओम, आर की यूनिट ओम, और ये देखो एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो एल मतलब इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी एक मीटर की, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट हो गई, और जैसे हम लोग लिख देते हैं कभी ओम मीटर, ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डायमेंशन की, ठीक है। अब इसके अगर हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो डायमेंशन क्या होगा, अभी आप लोगों ने निकाला कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, अब रेजिस्टेंस के डायमेंशन में सिर्फ मीटर ऐड कर दो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन में सिर्फ मीटर ऐड कर दो, यानी कि एल से मल्टीप्लाई कर दो, और रेजिस्टेंस का भी आपने डायमेंशन देखा था ml2 t-1 a-2, और यही तो था। तो इसमें अगर आप ऐड कर दोगे रेजिस्टिविटी का ml2 t-1 a-2, ठीक है, यही था आपके में, और रेजिस्टिविटी में क्या होगा आपका, एक मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, ठीक है, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू आपका हो जाएगा r l अपॉन a, तो तब इसकी यूनिट बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर, ओम हो गया, मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा m l 3 t-1 a-2, ठीक है, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट। लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। सवाल है आपका सिंपल, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछ लिए जाते हैं, V इक्वल टू आई आर पे भी पूछ लिए जाते हैं और रेजिस्टिविटी पे भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टिविटी पर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। एक सवाल है आपका बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ए वायर of a given material of length L, area A, and resistance of 4 ohm if its length is doubled, if its length is doubled, if its length is doubled and area becomes half, find new resistance in wire of same मटेरियल, ठीक है, उसी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसके अंदर आपको वायर पता करना है। सपोज ये वायर है आपका, ठीक,
पहले इसकी लेंथ थी L, एरिया था A और रेजिस्टेंस था 4 ओम। अब इसकी क्या होगी, लेंथ होगी डबल, पतला हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि एरिया हाफ हो गया, ठीक है। L हो गई 2L, एरिया हो गया आपका A/2। अब पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, इतनी बात तो पता है। और R की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम, कोई दिक्कत। अगर यहां बात की जाए हम लोग, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। रो की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल का बना है, रेजिस्टिविटी सेम होगी। L क्या हो गया 2L, एरिया कितना हो जाएगा A/2, ठीक है। और रो से मल्टीप्लाई, 2 पर जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो क्या जाएगा 4 रो L/A। और रो L/A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, अरे रो L/A की वैल्यू कितनी है 4, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 ओम। सिंपल बात समझ में आई। कुछ ऐसे सवाल पूछ जाते हैं कभी कभी बस कि इसका लेंथ डबल कर दी, एरिया क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस बढ़ा दी तब क्या होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। तो एक आध सवाल और हम लोग देख लेंगे कल, ठीक है। तो अब क्लास यही फिनिश करते हैं, तो फिर क्लास क्या लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे। फिर हम लोग वायर को जोड़ेंगे सीरीज और पैरेलल में। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद सर्किट की एनालिसिस करेंगे कि जब वायर में और सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा। फिर क्या होगा उसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या तो कोई दिक्कत हो सकता है आपकी क्लास आज को बहुत अच्छी समझ में आई है। तो जैसा आपको पता है क्लास फिनिश होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू चैलेंज, ठीक है, डेली एमसीक्यू चैलेंज करते हैं। तो डेली एमसीक्यू चैलेंज में आज का सवाल है आपके पास, क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी अभी पढ़ाया है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी। ये होगी ml2 t-1 a-2 ml t-1 a-2 ml3 t-3 a-3 या ml3 t-1 a-2, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि रेजिस्टेंस की यूनिट डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। एंड जो लोग पूछ रहे हैं सर आप तक कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो मैंने आप लोग को बताया था इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको आईडी बताई थी राम पोरवाल 123, ठीक है। फेसबुक को भी इसी नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, राम पोरवाल के नाम से, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से मिलेंगे और फिर बायोलॉजी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी पसंद आ रही है। लोगों तक शेयर कीजिए, बातों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप में बताइए कि जनरल साइंस की क्लास चल रही है बहुत ही डिटेल में आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ख्याल रखिए।